राधे राधे। अगर आपको कार्टून्स पसंद हैं, तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है देवग्राम नामक एक शांत और सुंदर गांव की। इसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी जीविका चलाने के लिए बिरयानी का ठेला लगाता था। अरे आओ आओ, 50 रुपए में एक प्लेट बिरयानी खाओ, बस 50 रुपए में। अरे आओ आओ, 50 रुपए में एक प्लेट बिरयानी खाओ, बस 50 रुपए में। उसकी बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि दूर दूर से लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे। अरे रामू भाई, बिरयानी की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ भैया, अभी अभी ताज़ी बिरयानी बनाकर ला रहा हूँ ना, इसलिए। अच्छा, तो फिर एक प्लेट बिरयानी लगा ही दो। जी, अभी लगा देता हूँ। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है। ऐसा लग रहा मानो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। इतना अच्छा है तो एक प्लेट और लगा दूं भैया जी। अरे नहीं नहीं रामू, रहने दे। घर जाकर अभी श्रीमती जी के हाथों का भी तो खाना है, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा कि मैं आज फिर तुम्हारी बिरयानी खाकर आया हूँ। और इसके बाद जो तांडव होगा घर में, वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जैसे ही दरवाजा खोलूंगा, श्रीमती जी ऐसे घूरेंगी जैसे मैं बिरयानी नहीं कोई जुर्म करके आया हूँ। वही रोज की तरह शुरू हो जाएंगी। खाना कम खाया करो, पेट है या गोदाम। इसीलिए भाई तू रहने दे। आधी प्लेट में ही मेरी टंकी ओवरफ्लो हो गई है। अगर पूरी प्लेट खा ली ना, तो मुझे लुढ़कते हुए घर जाना पड़ेगा। चलना तो दूर की बात है, ऊपर से श्रीमती जी रोज बोलती हैं, तोंद कम करो, तोंद कम करो। मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे भैया, क्या बात करते हो? आपकी तोंद कितनी भी फूली हो, लगते तो आप अच्छे ही हो। इस तरह रामू के पास दूसरे गांवों के तो लोग आते थे, पर उसके खुद के गांव वाले बहुत कम आते थे। इसके पीछे का कारण था उसी गांव के सेठ लाला राम का ढाबा। सेठ लाला ढाबा चलाने के साथ साथ लोगों को ब्याज पर पैसे उधार भी देता था, और उसकी शर्त होती थी कि उससे उधार लेने के बाद कोई भी व्यक्ति रामू के ठेले पर बिरयानी नहीं खाएगा, बल्कि सब सेठ के ढाबे से ही खाएंगे। साहब, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए 20,000 रुपए चाहिए। अगर आपसे कुछ मदद मिल जाती तो जीवन भर आपका कर्जदार रहूंगा। अरे क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें मेरी शर्त के बारे में तो पता है। एक बार जो तुमने मेरी दुकान से उधार ले लिया, तो तुम फिर दोबारा उस रामू के ठेले पर खाने नहीं जाओगे, समझे कि नहीं? और अगर एक बार के लिए भी उसके ठेले पर गलती से भी दिख गए ना, तो फिर याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी साहब, मैं समझ गया। मैं वचन देता हूँ कि मैं दोबारा उसके ठेले पर नहीं जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे अभी पैसे दे दीजिए। इसके बाद सेठ उसे पैसे देता है और वह व्यक्ति पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इस तरह गांव में ज्यादातर लोगों ने सेठ से उधार ले रखा था, जिस कारण ज्यादातर लोग उसी की दुकान पर खाना खाने जाते थे, या फिर यूं कहें कि मजबूरन उन्हें उसी के ढाबे पर जाना पड़ता था। और गैस सिलेंडर की कमी के कारण अब तो और भी ज्यादा लोग सेठ के ढाबे पर जाते थे, जिससे सेठ को बहुत मुनाफा होता था। पर सेठ इससे भी खुश नहीं था। वह अब भी रामू से जलता रहता था और सोचता था, उस गरीब रामू के ठेले पर आखिर ऐसा क्या है कि लोग मेरा इतना बड़ा ढाबा छोड़ के उसके ठेले पर जाते हैं? ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें मेरा इतना बड़ा ढाबा नहीं दिखता? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, जिससे ये बची हुई जनता भी मेरे ढाबे पर ही आए। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? सेठ लाला रामू से इसलिए भी जलता था क्योंकि रामू पहले उसी की दुकान पर बावर्ची का काम करता था। लेकिन सेठ की बेईमानी और लोगों को खराब व बासी खाना खिलाने के खिलाफ बोलने के कारण उसे सेठ लाला राम ने अपनी दुकान से निकाल दिया, जिसके बाद रामू ने अपना खुद का ठेला लगाया और सुकून से बिरयानी बेचने लगा।
अब उसकी सफलता देखकर सेठ लाला को जलन होती थी और वह किसी न किसी तरह रामू का ठेला बंद करवाना चाहता था। ऐसे ही सोचते सोचते उसे एक आइडिया आता है। वह अपने नौकर को बुलाकर उसे सारी योजना के बारे में बताता है। और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अपने नौकर को दे देता है। आप चिंता मत करिए मालिक, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अब यूँ समझिए कि आपका काम हो गया। उस रामू से आप जल्द ही छुटकारा पा जाएंगे। दूसरे दिन सुबह जब रामू अपनी बिरयानी तैयार करके कुछ देर के लिए बाहर ठेला साफ करने के लिए गया, तभी उसका नौकर रामू के घर में घुस गया। अब देखता हूँ इस रामू के बच्चे को कैसे बचता है मेरे इस चंगुल से। इस बार ऐसा जाल बिछाऊंगा कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। बड़ी चालाकी दिखा रहा था अब तक, लेकिन अब उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा काम करूंगा ना कि मालिक भी खुश हो जाएंगे और मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। फिर तो पक्का है कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ा ही देंगे और मेरी इज्जत भी पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद उसने बिरयानी में मरी हुई छिपकली मिला दी और दबे पाव वहां से निकल गया। दूसरी तरफ सेठ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कुछ ही देर में पुलिस को लेकर रामू के ठेले वाली जगह पर आ जाता है। अरे साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? कोई काम होता तो आप हमें बुला लेते। यहाँ आने की तकलीफ क्यों की आपने? खामोश, इन चिकनी चुपड़ी बातों से तुम मुझे गुमराह नहीं कर सकते। अब जल्दी से ये बताओ कि तुमने अपनी इस बिरयानी में क्या मिलाया है? मैंने तो कुछ नहीं मिलाया है साहब, आप चाहें तो खाकर देख भी सकते हैं। अरे चुप करो, तुम्हारी ये सड़ी हुई छिपकली वाली बिरयानी को मैं सूंघना भी न चाहूँ और तुम खाने की बात करते हो। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये सब सेठ लालाराम वहाँ खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था और खुश हो रहा था। बाकी लोग भी स्तब्ध होकर खड़े पुलिस की बात सुन रहे थे। साहब जी, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैंने कोई सड़ा हुआ मांस नहीं मिलाया है इस बिरयानी में। हाँ साहब, हम लंबे समय से रामू भैया की बिरयानी खाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी हमें कोई सड़ा हुआ मांस नहीं मिला और ना ही स्वाद कभी ऊपर नीचे हुआ है। और कितने लंबे समय से इन्होंने कीमत भी नहीं बढ़ाई है। शुरू से ही 50 रुपए प्लेट में बेचते आ रहे हैं और आज भी उसी कीमत पर देते हैं। हाँ भाई, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। रामू भैया बहुत सफाई और शुद्धता से बिरयानी बनाते हैं। उनकी बिरयानी में सड़ा हुआ मांस, ऐसा तो मुझे मुमकिन ही नहीं लगता। मैं तो मान ही नहीं सकता। ये ज़रूर किसी की चाल है जो रामू भैया को फंसाना चाहता है, वरना इनके जैसे ईमानदार व्यक्ति आपको पूरे गांव में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर तुम सब इतना गिड़गिड़ा ही रहे हो तो एक काम करो रामू, मुझे जांच करने दो कि तुम्हारी बिरयानी में छिपकली का मांस है या नहीं। हाँ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन गांव वालों की बात क्यों माननी? क्या पता इस रामू ने इन्हें पैसे खिलाए हों, जिसके कारण ये सब इसका साथ दे रहे हों। वैसे भी ये रामू मेरा व्यापार चौपट करके आजकल बहुत पैसे कमा रहा है। अरे सेठ जी, कुछ तो दया करो। भला मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं इन सब को आपके खिलाफ भड़का सकूं? और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप पुलिस लेकर आने वाले हैं। अच्छा, तो अगर तुझे पता होता तो तू पहले ही अपनी बिरयानी को साफ कर देता ना। बस खामोश, ये क्या कब से चकर चकर लगा रखा है। मुझे जांच करने दो, इसके बाद ही कोई बात होगी। सेठ लालाराम, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम ऐसे ही किसी के ऊपर केस दर्ज कराने स्टेशन पहुंच जाते हो? वैसे साहब, दिमाग तो आपका भी खराब ही लगता है।
किसी की भी बात का भरोसा करके मुंह उठाए चले आए। अरे ऐसे इंसान की बातों पर भरोसा किया आपने? इसने आधे से ज्यादा गांव वालों को ठग रखा है। उनकी जमीनें, घर बार सब हड़प लिए, और आप भी इसके साथ मिलकर एक गरीब की रोजी रोटी बंद करने आ गए। हाँ, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ऐसे ही किसी ऐरे गैरे की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ रामू, आज जो तुम्हारे समय और ग्राहकों का नुकसान हुआ उसके लिए। और तू, अगर तूने दोबारा इस ठेले की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो आंखें निकाल दूंगा तेरी, मैं समझा? जी साहब, मैं समझ गया। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है और सेठ लालाराम अपने नौकर के पास जाता है। क्या हुआ मालिक, आप खुश नहीं दिख रहे हैं? अभी तक तो वो रामू जेल में चक्की पीस रहा होगा। हाँ, आज तूने जो किया है उससे रामू तो नहीं, लेकिन मैं जेल में जरूर चक्की पीसता। और तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं खुश क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा क्या हुआ मालिक? मैंने तुझसे क्या कहा था कि ध्यान से उसकी बिरयानी में छिपकली को मिलाना, और तूने क्या किया? मैंने तो वही किया मालिक जो आपने कहा था। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि तूने बिरयानी में मरी हुई छिपकली मिलाई थी? हाँ मालिक, मैंने ऐसा ही किया था। अगर तूने छिपकली मिलाई थी तो पुलिस को क्यों नहीं मिली? आसमान निगल गया या धरती खा गई? तुझसे कोई काम कहने लायक है ही नहीं। आज तेरे चक्कर में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है तुझे पता है? कितनी बेइज्जती हुई मालिक? रुक, तुझे अभी बताता हूँ कि कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। हे भगवान, मुझे कोई बचाओ बचाओ। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इसके बाद वहां से गुस्से में हाथ मलता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ शाम हो जाती है और रामू भी अपना ठेला लेकर अपने घर जाता है। इसके बाद वह बिस्तर पर बैठकर आराम से सुबह की घटना के बारे में सोचने लगता है। अच्छा हुआ आज उस बिरयानी को बिल्ली ने झूठा कर दिया, जिस वजह से मुझे पूरी की पूरी बिरयानी फेंकनी पड़ी। उस समय तो मुझे उस बिल्ली पर बहुत गुस्सा आया था। इतनी मेहनत से बनाई हुई बिरयानी बेकार हो गई थी। लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कि वही मेरे लिए अच्छा हो गया। मुझे क्या पता था कि सेठ मुझसे इतनी जलन रखने लगा है कि इतनी घटिया हरकत पर उतर आएगा। मेरी बिरयानी में मरी हुई छिपकली डाल देगा और फिर खुद ही पुलिस लेकर मेरे ठेले पर पहुंच जाएगा। अगर मैं वही पुरानी बिरयानी बेचता रहता तो आज न जाने क्या हो जाता। मेरी इज्जत भी चली जाती और रोजी रोटी भी। सच ही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय जो नुकसान लगा था वही आज मेरे लिए फायदा बन गया। अगले दिन सुबह गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम में लग गए थे। सेठ लाला राम ने आज कुछ ज्यादा ही जल्दी अपना ढाबा खोल लिया था। वह मन ही मन कल की घटना को याद करके चिढ़ रहा था, लेकिन ऊपर से सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से सेठ के पास गया और बोला, सुनो बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारा ढाबा दिखा, तो सोचा तुमसे कुछ खाने को मांग लूं। अगर तुम्हारे पास कुछ बचा खुचा भी हो तो मुझे दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। जिसे देखो वही मुंह उठाए चला आता है यहाँ खाने के लिए। यहाँ पैसे देने होते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। लेकिन बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या तुम मुझे मुफ्त में 2 रोटी नहीं खिला सकते? अरे मैंने कहा ना, ये ढाबा है, धर्मशाला नहीं। अगर अच्छा खाना है तो जाके पैसे लेकर आओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। अरे बेटा, कल का कुछ बासी खाना बचा हो तो वहीं दे दे, मैं उसी से पेट भर लूंगा और भगवान तेरा भला करेगा। हे भगवान, तुझे समझ क्यों नहीं आती? हाँ, ये सही आइडिया है। सुनो सुनो बाबा जी, वो जो सामने दुकान दिख रही है ना, वहाँ चले जाओ। वहाँ कल से मुफ्त में भंडारा चल रहा है। मुझे यकीन है वो तुम्हें भी पेट भर के भोजन खिलाएंगे। तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ बाबा जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वहाँ मुफ्त में सबको खिलाया जा रहा है। ठीक है,
अब आएगा असली मजा। अब देखता हूँ इस रामू के बच्चे को कि कैसे ये मुफ्त में खिलाता है। जिस तरह से ये भूखा लग रहा है, ज्यादा नहीं तो 10-12 प्लेट का नुकसान तो होगा इसका। इसके बाद वो बूढ़ा वहां से निकल जाता है और रामू के ठेले पर पहुंचता है। अरे बेटा, यही वो दुकान है क्या जहाँ कल से भंडारा चल रहा है? भंडारा? अरे नहीं नहीं बाबा जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ तो कोई भंडारा नहीं चल रहा। लेकिन सामने वाले दुकानदार ने तो यही बताया। अब रामू को समझ आता है कि बाबा को ये गलत फहमी क्यों हुई। अच्छा, तो ये सब सेठ का किया धरा है। उसी ने इन्हें गुमराह किया है, ये कहकर कि यहाँ भंडारा चल रहा है। अरे बेटा, क्या सोचने लगे? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए भंडारे का नाम सुनते ही भागता हुआ यहाँ चला आया। पर लगता है उस सेठ ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। कोई बात नहीं बाबा जी, यहाँ भंडारा तो नहीं चल रहा, पर अगर आप खाना चाहें तो ऐसे ही खा लीजिए। अरे वाह बेटा, क्या बिरयानी बनाई है तूने। लेकिन एक प्लेट से मेरा पेट नहीं भरा। अगर एक प्लेट और मिल जाती तो मेरा पेट भर जाता। वो क्या है ना, कई दिनों से काफ़ी भूखा हूँ, इसलिए इतनी प्लेट खा रहा हूँ। हाँ, ज़रूर मिलेगी बाबा जी। तुम्हारी बिरयानी में बहुत स्वाद था बेटा। तुमने अपने स्वाद से मेरा दिल जीत लिया। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसके बाद वो साधु मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक कटोरा प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर रामू चौंक जाता है। अरे बाबा जी, ये कटोरा कैसा है? बेटा, ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई कटोरा है। तुम इससे जिस भी खाने की इच्छा करोगे, वो खाना ये कटोरा तुम्हें दे देगा। अच्छा, लेकिन बाबा जी, इस कटोरे से भोजन प्राप्त करने के लिए कहना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं बेटा, बस जिस खाने को पाना चाहते हो उसका नाम लेकर कहना, हे जादुई कटोरे मुझे बिरयानी दे, और ये तुम्हें कटोरे भरकर बिरयानी दे देगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चा, कभी भी लालच मत करना। अगर तुमने लालच किया तो ये कटोरा तुम्हारे पास से खुद ही गायब हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कटोरा किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना ये कटोरा अपने विपरीत व्यवहार करेगा। जी, मैं समझ गया। आप चिंता न करें, मैं इस कटोरे का प्रयोग हमेशा अच्छे काम के लिए ही करूँगा। इसके बाद रामू कटोरा ले लेता है और साधु अपने रास्ते चला जाता है। इसके बाद शाम होने पर रामू अपने घर आ जाता है। और कटोरे को एक किनारे रखकर सोने चला जाता है। दूसरे दिन वो कटोरे को लेकर किचन में जाता है और उसे नीचे रखकर प्रार्थना करने लगता है। हे जादुई कटोरे, मुझे बिरयानी दो। इसके बाद जैसे ही वो आँख खोलता है, वह देखकर दंग रह जाता है। वह कटोरा बिरयानी से भरा हुआ था। इसके बाद रामू ठेला तैयार करता है और बाजार के लिए निकल पड़ता है। आज रामू की दुकान पर बहुत सारे लोग आ रहे थे और उसकी बिरयानी की जमकर तारीफ कर रहे थे। अरे भाई रामू, बिरयानी तो तुम रोज बनाते थे, पर आज जो बिरयानी तुमने बनाई है ना, वो कमाल की है। मतलब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई है। अरे क्या बात करते हो भाई, रोज की तरह ही तो आज की बिरयानी भी बनाई है मैंने। अरे नहीं रामू भाई, कुछ तो अलग बात है। आज की बिरयानी का स्वाद ही अलग है। पर चाहे अलग हो या वही, हमें तो बहुत पसंद आई तुम्हारी बिरयानी। उस सेठ के यहाँ भी खाया है मैंने, पर क्या वाहियात बिरयानी बनाता है, क्या ही बताऊं। पर रामू भाई,
आपकी बिरयानी खाकर जो मजा आया ना, अब क्या ही बताऊं। इधर रामू की दुकान पर बढ़ती भीड़ देखकर सेठ जल भुन जाता है और अपने नौकर को बुलाता है। अरे सुन, आज इस रामू के ठेले पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? सुना है आज रामू अलग किस्म की बिरयानी बेच रहा है। अलग किस्म की? इसका क्या मतलब है? मुर्गी की जगह सूअर का मांस मिलाने लगा क्या? अरे नहीं सेठ जी, कल श्याम बता रहा था कि जब वो बिरयानी खा रहा था तभी वहाँ कोई बाबा आए थे और उन्हें बिरयानी खिलाने पर उस बाबा ने एक जादुई बर्तन दिया है। उसी जादुई बर्तन की मदद से रामू आज इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बना पा रहा है। अच्छा, तो जिस बाबा को कल मैंने अपने ढाबे से भगाया था, उसी बाबा ने उसे वो जादुई कटोरा दे दिया। अरे क्या सोचने लग गया मालिक? सोच रहा हूँ कि अब कैसे उस कटोरे को हथियाया जाए, क्योंकि अगर वो कटोरा मेरे पास नहीं आया तो ये रामू गरीबों को मुफ्त में खिला खिला कर मुझे बर्बाद कर देगा। इसलिए कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। अरे मालिक, उपाय क्या सोचना, आज रात को उसके घर डाका डाल दूंगा और चुरा कर कटोरा ले आऊंगा। उसे क्या पता चलेगा कि कटोरा कहाँ गया, और आप पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। आखिर खानदानी रईस है आप। हाँ, वो तो मैं हूँ, पर मुझे तेरे ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं है। खैर, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। चल ठीक है, तू आज रात को इस घटना को अंजाम देगा और उसके बाद कटोरा लेकर सीधे यहीं आना। मैं तेरा इंतजार करूंगा, समझा कि नहीं? जी मालिक, समझ गया। जैसे ही रात होती है, सेठ का नौकर चुपके से रामू के घर में घुस जाता है और उस कटोरे को चुरा लेता है। इसके बाद वह वहां से निकलकर सीधे सेठ के पास पहुंचता है। सेठ वह कटोरा ले लेता है और कहता है, अब देखता हूँ उस रामू के बच्चे को। कल जब उसे कटोरा नहीं मिलेगा तो कैसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाएगा। अब मजा आएगा। खैर, अब देर न करते हुए हमें इस कटोरे का प्रयोग करके देखना चाहिए। इसके बाद सेठ ने कटोरा नीचे रखा और कहा, कटोरे, मुझे जल्दी से गर्मा गर्म बिरयानी दो। उसके इतना कहते ही कटोरे में विस्फोट होता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। अरे बांके, जल्दी भाग यहाँ से, यहाँ तो आग लग गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। हम तो बच गए, लेकिन मेरा ढाबा तो जलकर राख हो गया ना। अरे मालिक, जान बच गई यही शुक्र मनाइए। ढाबे का क्या है, जान बची तो लाखों ढाबे दोबारा बना सकते हैं। इसके बाद सेठ रोते हुए अपने जले हुए ढाबे को देखता रहता